तो देश में बहस के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रोग्राम देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि किस विषय पर वो बहस देखना चाहते हैं और हमारे साथ पब्लिक के मंच में अपने घरों से सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। सबसे पहले बता दूं कि पब्लिक के मंच में आज कौन कौन से साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। आराधना मिश्रा जी हरदोई से जुड़ेंगी, शिवानी सिंह लखनऊ से जुड़ेंगी, पंकज त्यागी गाजियाबाद से जुड़ेंगे, लोधी शिवशंकर राजपूत लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस मुद्दे को बहस का विषय बनाया है। आज की बहस का विषय उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ है। क्या योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी को जीत दिला पाएगा? इसे 73% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संपर्क कार्यक्रम में कार्यकर्ता बढ़ाओ के कार्यक्रम के अंदर जाकर आज पूरी की पूरी योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। उन्होंने अपोजिशन पार्टी के उन नेताओं पर भी सवाल उठाए जो कोरोना काल में और विपरीत परिस्थितियों में देश के बाहर थे, प्रदेश के लोगों के साथ नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब जो 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था जो राज्य हुआ करता था वो दूसरे नंबर की बन गया है और पहले नंबर का जल्द बनने वाला है। इसी बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। वार पलटवार में कौन जीतेगा? क्या मोदी का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी को जीत दिला पाएगा? इसी पर बड़ी बहस होगी। लेकिन देख लेते हैं क्या कुछ हुआ आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश में आज के अपडेट में। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का शुरुआत करवाने के लिए आया हूं। जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। 2022 के चुनाव का श्री गणेश आज की सदस्यता अभियान से हम। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए श्री गणेश कर दिया है। उन्होंने यूपी में बीजेपी के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की। साथ ही यूपी सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया। हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। उन्होंने विपक्षियों पर तीखे हमले भी किए। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खोल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर चुनावी अभियान छेड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस आने वाली है, भाजपा जाने वाली है। लेकिन कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की चिंता जरूर उन्हें परेशान कर रही होगी। आज ही कांग्रेस छोड़ हरेन मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक समाजवादी पार्टी में एंट्री कर चुके हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव में बीजेपी की पराजय का दावा कर डाला है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। देश की बहस में चर्चा है कि बीजेपी ने चुनाव अभियान का श्री गणेश तो कर दिया है, लेकिन बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड क्या उन्हें 2022 में जीत का लड्डू खिलाएगा?
और चूंकि योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या योगी सरकार के अब तक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे अभिन्न मित्र आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शांतनु गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी जुड़े हुए हैं जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। थोड़ी देर में मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ेंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और अपराजिता सारंगी जी जुड़ेंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन आशुतोष जी, सबसे पहले डेविल्स एडवोकेट की बात मैं सुनता हूं और मुझे बताइए आप, क्या योगी जी का रिपोर्ट कार्ड चुनाव जिता पाएगा बीजेपी को? दीपक, ये तो अच्छी बात है कि आप डेविल का एडवोकेट मानते हैं, डेविल नहीं मानते हैं। नहीं, मैं सिर्फ डेविल का एडवोकेट मानता हूं। पहली बात तो यह कि जिस तरीके से आज अमित शाह जी ने कैराना का जिक्र किया, उससे ही दरअसल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का एहसास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन सज्जन ने कैराना से माइग्रेशन की बात की थी, लोगों के भागने की बात की थी, बाद में उन्हीं गृह मंत्री महोदय ने इस बात को कहा था कि नहीं, ये खबर गलत है, इसमें इस बारे में तथ्य नहीं है। मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी रही होगी, लेकिन चूंकि उन्होंने इस ओर इशारा करने की कोशिश की, इसका मतलब यह है कि उनको जो उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति है या जो माहौल है उस पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं है। अगर आप आर्थिक स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति 2017 में जैसी थी, बिल्कुल उसी तरीके से आर्थिक स्थिति आज भी है। और अगर उसमें आप कोविड को भी निकाल दें, क्योंकि कोविड की वजह से यह तर्क बनता है कि कोविड की वजह से दुनिया, सारे भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई थी, तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश की भी हालत खराब हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की जो हालत है वो कोविड के पहले भी 4.2 के आसपास थी, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें भी गिरावट देखने को मिली, यानी जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी कंप्लीट, उसमें भी कोई गति नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश के बारे में। बार बार कहा गया कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन उस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि दरअसल कोरोना के दौरान सरकार ने जिस तरीके से काम किया, क्या लोग इतनी आसानी से भूल जाएंगे कि गंगा में किस तरीके से लाशें 1-2 नहीं हजारों की संख्या में दिखाई पड़ी? अस्पताल के अंदर मुख्यमंत्री जी के तमाम दावे के बावजूद भी ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची रही। तो ये सब वो सवाल है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना है। मेरा मानना यह है कि कैराना का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी, उनके जो चुनाव प्रचार की कमजोरी का प्रतीक है, उनकी ताकत का प्रतीक नहीं है। ठीक है, सीधे इसी बात को लेकर मैं शांतनु जी के पास चलता हूं। शांतनु जी, कैराना का जिक्र कमजोरी का प्रतीक है? क्या गृह मंत्री जी वाकई कैराना का जिक्र करके एक बार फिर पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आर्थिक पैरामीटर्स ठीक नहीं है, ये दावा आशुतोष का है। हालांकि गृह मंत्री ने आर्थिक पैरामीटर्स के भी कई सारे पॉइंट्स गिनवाए हैं। दीपक जी, ये सुनने वाले का फर्क है। अगर 1 घंटे के भाषण में अगर आशुतोष जी को केवल कैराना दिखता है तो ये उनकी पॉलिटिकल कमेंट्री पे कमेंट्री है कि उन्हें क्या सुनाई देता है। आपने खुद कहा, उन्होंने बहुत सारे आर्थिक पैरामीटर बोले। योगी आदित्यनाथ 1 घंटे का भाषण देते हैं, उसमें एक बार अब्बा जान बोलते हैं, तो डिबेट अब्बा जान पे होती है, टॉयलेट पे नहीं होती, इकोनॉमी पे नहीं होती। मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। 2017 में उत्तर प्रदेश 5वें और 6ठे नंबर की जीएसडीपी के हिसाब से इकोनॉमी थी, आज वो दूसरे नंबर की है। 2017 में सीएमआई का डेटा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 17.5% अनएम्प्लॉयमेंट था, 4.5% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें उत्तर प्रदेश को सोच नहीं सकते, जो आंकड़ा हम सोचते हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे स्टेट के लिए होता है, उसमें 14वें-15वें नंबर पे था, अब वो दूसरे नंबर पे है। ये अपने आप नहीं हो जाता। जो बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, और ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसमें उत्तर प्रदेश मतलब 15वें-20वें नंबर पे भी हो। आज चाहे आयुष्मान भारत दे लीजिए, जिसमें 6 करोड़ से ज्यादा कार्ड इश्यू हैं, आवास योजना में केवल 45 लाख घर मिले हैं। जो उत्तर प्रदेश 45 ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है दीपक जी जिसमें नंबर 1 है। केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ही 1.5 करोड़ सिलेंडर बटे हैं, तो ये लोगों के पास जा रहे हैं। केवल 1.5 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन मिले हैं। तो ऐसे 45 स्कीमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी बड़ी स्कीम उठा लीजिए, उसमें आपको उत्तर प्रदेश या तो नंबर 1 पे मिलेगा, नंबर 2 पे मिलेगा। और मैंने आपको इकोनॉमिक आंकड़े बताए, तो मेरे ख्याल से उस 1 घंटे की किसी भी भाषण में कौन क्या सुनता है वो उस पे फर्क पड़ता है। देखिए, लोग देखेंगे, लोगों को आंकड़ों से नहीं मतलब है। उनको देखा है कि मेरा 5 साल में जीवन सुधरा है नहीं सुधरा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी 4 घंटे ज्यादा आती है क्या, अब मेरी सड़कें पहले से बेहतर है क्या, अब मेरे एक्सप्रेसवे
पहले से बेहतर है क्या, अब मेरा लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है क्या। आंकड़े तो हमारे डिबेट में सुंदर लगते हैं और उन आंकड़ों में भी सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास बहुत चलता सारे हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी जिंदगी सुधर गई पिछले 5 सालों में? दीपक भाई, अगर आपको लगता हो तो हम इस वक्त दिल्ली आके बहस करते। कहते हैं ना कि बड़ा पुरानी सी 2 लाइनें याद आ गई हैं आपकी बात पर। कहते हैं कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। आप इस चीज को देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधर गई होती तो हिंदुस्तान में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में नहीं होती और योगी जी को झूठ नहीं बोलना पड़ता। दिल्ली की मेट्रो में कुछ लिखवाते हैं, शांतनु भाई जैसे लोगों से कुछ लिखवाते हैं और जो है उत्तर प्रदेश में आंकड़े कुछ देते हैं। 70 लाख रोजगार की बात कही थी और बताते हैं 4 लाख, और उसमें भी संविदा वाले। कहते हैं कि साहब कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। पूरे प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े पिछले 5 साल में उत्तरोत्तर रूप से बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध में भी, हत्या, लूट, अपहरण, डकैती और छिनैती में भी। आप इस चीज को देख लीजिए, किसान आज की डेट में पिछले 11 महीने से सड़क पर बैठा है। सबसे ज्यादा अगर बकाया है गन्ने का तो उत्तर प्रदेश में है, 12,000 करोड़ के आसपास है। सबसे कम अगर एमएसपी का दाम कहीं मिल रहा है गेहूं का और धान का तो उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल की महंगाई कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा पुलिस वाले कहीं मारे जा रहे हैं तो 8-8 पुलिस वाले बिकरू कांड में शहीद हो रहे हैं और सुबोध कुमार सिंह जैसे लोग मारे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कहीं व्यापारी मारे जा रहे हैं तो कानपुर का व्यापारी मनीष गुप्ता को गोरखपुर में जिस तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर पुलिस ने किया वो आपके सामने है। और पुलिस की अभिरक्षा में अरुण वाल्मीकि को जो आगरा में मारा गया वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो आप इस चीज को कहां से आपके लाइफ स्टाइल कहां से अच्छी हो गई? सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है? दीपक भाई, आप उत्तर प्रदेश के सारे राजकीय राजमार्गों पे देख लीजिए, चाहे जौनपुर सुल्तानपुर ले लीजिए और चाहे कहीं का भी उठा लीजिए। लखनऊ आ जाइए, आपको गड्ढे दिखा देता हूं। सड़क है या गड्ढे हैं आप खुद तय कर लेंगे। अपने कैमरामैन को भेज दीजिए यहां। ठीक है, शांतनु से जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी का मैं इंतजार कर रहा हूं, अपराजिता जी को जल्दी दौड़िए। शांतनु जी को ले लेते हैं। शांतनु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं है, बर्बाद हो गया राज्य। तो देखिए, मैं अपने आपनों को दोबारा बता के कुछ नहीं होगा, मैं फिर बताऊंगा। ऐसी कम से कम 40 से 45 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बोला, मैं आपको डेटा कोट कर रहा हूँ। CMI का डेटा है 7.5% का अनएम्प्लॉयमेंट 4.5% हो गया। जो उन्होंने कहा 40 लाख जॉब है, उस 4.5 लाख है। 4.5 लाख सरकारी जॉब है सर, और कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा प्राइवेट जॉब्स मिली हैं। गवर्नमेंट जॉब 70 लाख तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। 4 लाख जॉब है। मैंने कई वीडियो करे हैं, मैंने कई ट्वीट करे हैं, आंकड़ा दिया है आपको, आप जाके पता कर लीजिए। 1.5 लाख तो पुलिस और टीचरों की भर्ती है। ये फुल टाइम 1.5 लाख टीचरों की भर्ती और 1.5 लाख पुलिस की भर्ती है। देखिए, मेरे ख्याल से हम टीवी में कुछ भी झूठ बोल के भाग सकते हैं, लेकिन जनता को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है, उसके लोग भर्ती हुए। और पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के समय, बहुजन समाज पार्टी के समय उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी थी कि कोई भी भर्ती कभी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि 4 व्यक्ति चले जाते थे कोर्ट में, क्योंकि बहुत सारी धांधली होती थी सरकारी नियुक्तियों में। और करीब 4.5 नियुक्तियां बिना धांधली के हुए, एक भी कोर्ट केस उन धांधलियों में नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से देखिए, राजपूत जी पता नहीं कहां से डेटा लाते हैं, कौन सी चाय की दुकान टाइप डेटा लग रहे हैं इनके। मुझे एक भी डेटा इनका नहीं है। अगर पार्लियामेंट में बोलेंगे तो मानहानि का दावा हो जाएगा। चैनल में ठीक है, कुछ भी बोल के भाग जाइए, लेकिन आप अपनी जनता से पूछिएगा दीपक भाई, और वो बताएंगे उनके साथ क्या। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलूंगा, फिर आशुतोष के पास चलूंगा। डॉक्टर अजीज खान, आज आपके नेता पर भी सवाल उठा है, कोरोना के टाइम कहां थे, कितने साल विदेश रहे? 5 सेकंड दे दीजिए दीपक भाई, 5 सेकंड दे दीजिए। एक बार हो जाए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अजीज खान सर, सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा, 5 सेकंड दे दीजिए अजीज खान जी। सुरेंद्र राजपूत जी को बोलिए। सुरेंद्र जी जी, हाँ, अभी शांतनु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी। उन्होंने कहा एक भी भर्ती कोर्ट में नहीं है। अरे सच तो यह है शांतनु जी, एक भी भर्ती कोर्ट से बाहर नहीं है। पुलिस की, शिक्षकों की सारी भर्ती आप लोगों ने व्यापम का बाप कर रखा है उत्तर प्रदेश में। आपके यहां पर इस वक्त एसएसपी एब्सकॉन्डिंग है, 2.5 लाख का इनामी बदमाश है वो।
1 लाख के इनामी बदमाश पुलिस वाले, एक भी भर्ती आपकी। ठीक है, मैं डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूँ। अजीज खान साहब, आप पर आरोप लगाए कि आपके नेता गायब रहे जब प्रदेश संकट में था, अखिलेश यादव गायब थे, क्या कहेंगे? और यह आरोप किसी और ने नहीं, खुद गृह मंत्री जी ने लगाया है। देखिए दीपक जी, गृह मंत्री जी क्या क्या कहते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। सब जब झूठ ही बोलना है तो कुछ भी झूठ बोला जाए। अभी मैं आंकड़ा दे रहा था, शांतनु जी और सुरेंद्र जी बहस कर रहे थे, मैं 10 सेकंड इसकी बात करूंगा, फिर उस मुद्दे पे आऊंगा। अभी मोदी जी ने जो भी स्कीम लॉन्च किया है, 1768 स्कीम लॉन्च किया, 925 जमीन पर ही नहीं आया। जो जमीन पर आया 4.5 लाख करोड़ रुपया उसका एक्स्ट्रा लगा है, खर्च बढ़ा एक बार। अभी स्कीमों के वेबसाइट पे आप जाइए तो 1,86,000 कंप्लेन है स्कीमों पे। दूसरी बात, अभी आयुष्मान का जो लक्ष्य इन्होंने 50 करोड़ रखा था वो 1 करोड़ नहीं पहुंचा। स्किल इंडिया के वेबसाइट पे आप जाइए तो 54,000 कंप्लेन अभी भी दर्ज हैं। शांतनु जी नोट कर लीजिए इस बात को। आप फसल बीमा पे जाइए तो 19,600 किसानों ने बाकायदे शिकायत दर्ज की है कि साहब हमें बीमा ही नहीं मिला, हमारा बीमा था, हमको पैसा नहीं मिला। मेकिंग इंडिया, आपने कहा जो मेक इन इंडिया बनाया, उसको जो लॉन्च किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए किया गया था। 3 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हैं जिनको पहले रोजगार मिला था। ये सब आपके आंकड़े, इस पे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जब आप बीजेपी में झूठ बोलने की परंपरा है तो वो परंपरा आप भी निभा रहे हैं और माननीय अमित शाह जी भी निभा रहे हैं। उस पर कोई देश बुरा नहीं मारना, ना हम लोग बुरा मान रहे हैं। हम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। देखिए आज जो कोरोना पे जिस तरीके से अमित शाह जी ने बात कही, यार वाकई में ये बहुत दुखद है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय चुनाव प्रचार करने बंगाल में चले गए। साहब यहाँ पे बेड नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, लाशें गंगा में तैर रही थी, लोग दफना नहीं पा रहे थे, लोग जला नहीं पा रहे थे। ये दुर्गति थी, ये विहंगम दृश्य था। और उसके बाद भी जिस तरीके से पीठ थपथपा रहे हैं माननीय अमित शाह जी, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। थपथपाना लगता है, लेकिन उन्होंने कुछ आंकड़े दिए। सीधे आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, संदेह आपको उनकी बात पर है या आंकड़ों पर? आपको कैराना दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने आंकड़े भी दिए थे कि कैसे उत्तर प्रदेश नंबर 7 की अर्थव्यवस्था से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गया है और नंबर 1 की तरफ जाने वाला है। और अपराजिता जी भी जुड़ गई है, सभी सवालों का जवाब एक साथ देंगी। दीपक, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि देश के गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कैराना की जो रिपोर्ट थी वो गलत थी। तो क्यों गृह मंत्री जी इस बात को दोहरा रहे हैं इतनी बड़ी जनता के सामने, और उस पर क्यों डिबेट हो रही मुझे समझ में नहीं आती। वो रिपोर्ट तो खुद जिसने सबमिट की तो उसी ने वापस कर ली। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे। अब मैं आपको डेटा बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश का जब 2017-18 में जो GSDP है ना, उसमें अगर आप ध्यान दें तो 2017-18 में एस्टिमेट था 4.9% का। 2018-19 ये घट के हो गया 4.3%। ये डेटा अपने आप में बताने के लिए काफी कि अर्थव्यवस्था बजाय इंक्रीज करने के, अर्थव्यवस्था की गति है वो धीमी हुई थी। और ये वो डेटा है जो कोविड के पहले के डेटा है। अगर आपको यकीन ना हो तो हिंदुस्तान टाइम्स उठा के देख लीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि बाकी लोग झूठ बोलते हैं, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण सवाल ये कि पूरी दुनिया में कोविड लोगों ने देखा, पूरी दुनिया में कोविड का हाहाकार हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है पूरी दुनिया में जहां हजारों की संख्या में लाशों को गंगा में बहाया गया। हिंदू अपनी लाशों को गंगा में नहीं बहाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को कहा कि दरअसल हिंदुओं में यह परंपरा है। आप सोचिए ये कौन सी परंपरा है, किस तरीके के हिंदू की बात की जा रही। अगर किसी को वो गंगा में हिंदुओं की बहती हुई लाशें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है, ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं अपराजिता जी से। हम देखना नहीं चाहते। जवाब ले लेते हैं अपराजिता जी से। अपराजिता जी, एक कोरोना फ्रंट पर पूरी तरह फेल हुआ है। गृह मंत्री जी के भाषण पर टिप्पणी दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर खान और आशुतोष। और दूसरा उनका कहना है कि आर्थिक इंडिकेटर्स तो पूरे बकवास हैं उत्तर प्रदेश में, सब फेक हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 सालों में भारतवर्ष का आत्मविश्वास बढ़ा है, लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलनी शुरू हुई हैं, और मैं कह दूं कि देश मुश्किलों से उबरकर जल्द खड़ा होना सीख गया है। और मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ कह दूं कि यूपी इज मिनी इंडिया। यूपी एक छोटा भारत है
और जितनी बातें मैंने भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में कही, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है। 2017 से लेकर अब तक अनवरत काम हमारी सरकार की तरफ से, योगी जी की सरकार की तरफ से किए गए हैं। और आज आदरणीय अमित शाह जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बहुत सारी बातें रखी, तथ्य और तर्क के साथ बात की, जो हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हम अपना होमवर्क करके किसी भी परीक्षा में जाते हैं और छोटा सा छोटा निर्वाचन हो हमारे लिए होमवर्क होता है। मैं आपको कह दूं, 1,86,00,000 हमारे मेंबर्स हैं। आज कहा गया कि हम मेंबरशिप ड्राइव की शुरुआत करेंगे। ये विनम्रता का परिचायक है। हम अब खुद को लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम लोगों की बात सुने, ताकि जब 2022 का मैनिफेस्टो हमारा तैयार हो तो सबकी बातें, सबके डिमांड, सबकी समस्याएं उस मैनिफेस्टो में परिलक्षित हों। और आज अमित शाह जी ने कुछ बातें रखी, मुझे थोड़ा समय दें, मैं थोड़ा देर से, मैं विलंब से जुड़ पाई हूं आप सबसे। उन्होंने कहा कि 90% जो कस्में खाई गई थी, आश्वासन दिए गए थे, पूर्ति हुई है, और जो 10% रह गए हैं उसे भी आगामी दिनों में पूरा किया जाएगा। आप एक पर एक करके देख लें। आप कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात देखें, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात देखें, कितने अच्छे काम हुए हैं अवसंरचना की दिशा में। लेकिन मैं आपको कह दूं कि सबसे बड़ी सफलता योगी सरकार की कानून व्यवस्था की दिशा में हुई है। ये समय स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको 2 पंक्तियां कह दूं। माफिया कभी चलाते थे सरकार, आज जब्त है उनका कारोबार। मैं आपको बता दूं, 2017 में जब योगी जी आए थे तो 25 माफिया लोगों की सूची उन्होंने बनाई थी, और इतने कम दिनों में इन लोगों से 11.5 अरब रुपए जब्त किए गए हैं। ये आपको बता दूं। महिलाओं की स्थिति के विषय में भी मेरे पास तथ्य हैं, मेरे पास तर्क हैं। थोड़ा समय दें। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, और मैं आपको बता दूं कि देश की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अगर आप देश की बात करें तो 62.4%, लेकिन यूपी में 55%, महाराष्ट्र में 63%, वेस्ट बंगाल में 64%, राजस्थान में 110%। तो मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में, विशेषकर कानून व्यवस्था की दिशा में, हम लोगों ने बहुत काम किया है। अमित शाह जी ने आज 22 करोड़ लोगों के लिए जो काम हुआ है उसके बारे में भी कहा। और जो वैक्सीनेशन और टेस्टिंग जिस तरह का किया गया, कोरोना पर जिस तरह के कंट्रोल किए गए, मुझे लगता है अभिनंदनीय है। और हम सब द्वेष को भूलकर और राजनीतिक दलों की सीमाओं को भूलकर योगी सरकार की प्रशंसा करें तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं आराधना मिश्रा के पास। हरदोई से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। आराधना जी, क्या कहेंगे योगी जी के कामकाज पर? आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं? हाँ सर, बिल्कुल योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसे चुनेगी, और परिणाम आपके काम पर निर्भर करते हैं सर। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों और युवा वर्ग की काफी बड़ी संख्या है, तो मैं योगी जी से मतलब योगी जी किसानों और युवा वर्ग को कितना खुश कर पाई है, और आगे आने वाले समय में कितना खुश कर पाएगी सर। और योगी जी ने जैसा काम किया है, उन्हें वैसा परिणाम आगे आने वाले समय में जनता खुद दे देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आराधना। मैं सीधे चलता हूं यहां से शांतनु के पास। शांतनु, जल समाधि करके अंतिम संस्कार देना, मेरे ख्याल से ये तो लंबे समय की परंपरा है उत्तर प्रदेश में। और बाकायदा जब 80s में अभियान की शुरुआत हुई थी, गंगा सफाई के अभियान की शुरुआत, तो बाकायदा पोस्टर्स लगाए जाते थे कि कृपया ऐसा करना बंद कर दीजिए, इससे नदियां प्रदूषित होती है। आशुतोष, आप दोनों के पास आऊंगा मैं इस बात को लेकर। शांतनु पहले। देखिए, जो भी ये लाशों का विषय उठाता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी दिखाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया भी कि कैसे ये प्रथा रही है, बहुत सारे लोकल पत्रकारों ने बताया। और आप 2017 से पहले अभी गूगल कर लीजिए, आपको 2014 में, 15 में, 16 में ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट मिलेंगी। देखिए, ये क्यों खींच है? WHO ने, IIT कानपुर ने, नीति आयोग ने, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के एमपी हैं क्रेग केली, उन्होंने कहा कि मुझे तो योगी आदित्यनाथ को आप लोन कर दीजिए। जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट की सराहना कर रही हैं तो तर्क नहीं बचता है।
तो क्या करते हैं, पुरानी परंपरा चली आ रही है, चलो उसको ढूंढ लेते हैं और 4 पत्रकार भेज देते हैं, और लोकल पत्रकार जो पुराने हैं उनको सब दरकिनार कर देते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद टिप्पणी करी है उस पर कि वो लाशें बहने का क्या सिलसिला था। देखिए, WHO ऐसे नहीं तारीफ करेगा। IIT कानपुर ने पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बना के यूपी मॉडल को सराहा है और बताया कि यूपी मॉडल कैसे, जिसमें जीविका भी और जीवन भी दोनों को मेंटेन करा गया। नीति आयोग ने ऑक्सीजन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी को सराहा है, और इतनी सारी संस्थाएं अपने आपने, योगी आदित्यनाथ ने खरीद नहीं लिया IIT कानपुर को, WHO को और ऑस्ट्रेलिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो मेरे ख्याल से इस सब खींच के उतरने के लिए एक ऐसा बहाना जो पुरानी प्रथा है उसको लाकर जिससे लोगों में भ्रम फैलेगा, वो मेरे ख्याल से अगर कुछ कमेंटेटर कहेंगे तो मेरे ख्याल से उनका इंटेलेक्चुअल दिवालियापन। मैं आशुतोष से ये सवाल लेता हूँ। आशुतोष, ये तो लंबे समय से चला आ रहा है, जल समाधि देना, जल के अंदर अंतिम संस्कार करना, और जब गंगा सफाई का अभियान राजीव गांधी जी ने शुरू किया था तब तो बाकायदा इसके बारे में पोस्टर रखते थे कि कृपया ऐसा ना करें, इससे नदी प्रदूषित होती है। दीपक जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि वहां कितनी तरीके की परंपरा। आप झूठ बोल दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा अखबार, सबसे बड़ा अखबार है, जिसने बहुत सारी स्टोरीज की हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये हिंदुओं में परंपरा है और वो मरने के बाद लाशों को गंगा में बहा देते हैं, तो यार इतने बड़े झूठ पर तो मैं कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहता। दरअसल इससे बड़ा झूठ और बेशर्मी के साथ अगर कोई झूठ बोला जाए तो इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए मेरी डिग्निटी के खिलाफ बात है। जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बार टिप्पणी पढ़ लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी चल रही है। चलिए, मैं आपको प्रयाग लेके चलता हूं, मैं आपको मिलवाऊंगा लोगों से। शांतनु जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, और मुझे याद है, मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने हिंदू इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको यह बात अच्छी तरीके से पता होगी कि उनके परिवार में कितने लोगों को गंगा में लाशों में बहाया गया और कितनी बड़ी परंपरा है। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि हिंदू अपनी लाशों को नहीं जलाते हैं और सिर्फ गंगा में ही बहाते हैं, तो माफ करिएगा, मैं आपसे बहस ही नहीं कर सकता। दूसरी बात, जिस WHO की रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी आपकी अधूरी है, आप हिंदू बोल के कर रहे हैं, काफी सारे मत होते हैं, किस तरह से मौत होती है, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन है कि कब जल समाधि दी जाती है। दीपक जी ने बताया आपको जल समाधि का मुद्दा राजीव गांधी के समय से आपको पेपरों में मिलेगा। आप तो पुराने पत्रकार हैं, राजीव गांधी के समय से आपको जल समाधि के विषय मिलेगा। अच्छा, शांतनु जी कंप्लीट करने दीजिए आशुतोष जी को। आशुतोष जी कंप्लीट करिए। और हम लोगों के माता पिता ने सिखाया कि जब कोई बोलता है तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, और जब दूसरे को बोलता है उसका असभ्य कहते हैं। माफ करिएगा, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं उत्तर प्रदेश के हिंदू इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, और हर हिंदू को इस बात का एहसास होगा कि वो अपने परिवार में मरने वालों को गंगा में बहा देते हैं। बहुत अच्छी बात। आपने हिंदू शब्द तो लिया, आशुतोष के मुंह से हिंदू शब्द अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा लगा हिंदू शब्द। 14 के बाद से तो कौन-कौन हिंदू नहीं ये हो गया। हिंदू के नाम पे जो झूठ बोला जा रहा है, मतलब बेशर्मी के साथ झूठ बोला जा रहा है, उसमें मुझे कुछ कहना ही नहीं है। दूसरी बात, WHO की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा था, WHO ने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। WHO ने यह कहा कि हम इन इलाकों में जाके काम कर रहे हैं। आप उसको भी झूठ कर दीजिए। कोई WHO ने बाकायदा ट्वीट करा, अभी आप ट्वीट चेक कर लीजिए, 5 उनके इंटरनेशनल हैंडल से ट्वीट हुए कि कैसे, देखिए आप झूठ बोलते जाएंगे और जनता को बताते जाएंगे, मैं तो नहीं रुक पाऊंगा दीपक जी, ऐसे पूरे झूठ को मैं नहीं सुन पाऊंगा। दीपक, इनको मना करो, मैं इनके साथ बहस नहीं करना चाहता। इनके साथ बहस करना मैं अपनी डिग्निटी के नीचे समझता हूं, क्योंकि बीच में बोलने की आदत खराब है। पता नहीं WHO ने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने झूठ को बढ़ावा दिया तो WHO ने बाकायदा क्लैरिफाई किया कि ये हमने ऐसा नहीं कहा। अब आप कुछ भी कहते रहिए टीवी पे बैठ के, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कहते रहिए, झूठ बोलते रहिए कि हिंदू अपनी लाशें जलाते नहीं है, वो अपने गंगा में बहाते, तो बहुत अच्छी बात है भाई। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की रिपोर्ट पढ़िए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहाते होंगे, RSS के लोग बहाते, RSS को तो बहुत जल समाधि एक चीज होती है आशुतोष जी, जल समाधि। दीपक, जल समाधि भी एक चीज होती है, जल समाधि भी एक परंपरा होती है हिंदुओं में। दीपक, परंपरा तो बहुत कुछ है। आपने कितने हिंदुओं को देखा कि अपनी लाशों को जला नहीं रहे थे गंगा में बाहर? 4 नाम बता दिए दीपक आप मुझे। ये एक बड़ी समस्या थी उस जमाने में जब गंगा की सफाई शुरू हुई थी। दीपक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक परिवार बता दीजिए जिसने अपनी लाशें गंगा में बहाई हो। दाह संस्कार नहीं करते हो, बंद कर दिए सारे दाह संस्कार। तर्क है, अगर मैं किसी को नहीं जानता हूं तो फिनोमेना होता ही नहीं। किस तरह का तर्क है? ये जो मतलब मैंने इससे तर्क नहीं देखा कि अगर मैं किसी फिनोमेना को नहीं जानता हूं पर्सनली, मतलब वो होता ही नहीं है। ठीक है, जल समाधि कब, कहां, कैसे, किस तरीके से? और अगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम ने भी जल समाधि ही ली थी। भगवान राम, उनका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, सरयू के तट पर उन्होंने जल समाधि ली थी।
मैं आपको ये भी बता दूं, आप पूछ रहे ना किसका जानते हो, मैं तो उसके लिए बात कर रहा हूं जिसने जो इस पूरी सृष्टि का रचयिता है, मैं तो उसके लिए बोल रहा हूं। आप अपनी जानकारी के 3 परिवारों के नाम बता दिए जिन्होंने जल समाधि ली। मैं तो उस राम के नाम की बात कर रहा हूं जो राम का नाम वैतरणी को पार कराता है। आप बताइए, आप अपने जानकारी में कहने पे पूरी दुनिया चल रही है, मैं तो उसका एग्जांपल बता रहा हूं। खैर हम इस बात पे नहीं जाते, मैं सीधे डॉक्टर अजीज खान के पास चलता हूं। डॉक्टर अजीज खान, आप पर यह भी आरोप लगा कि आप लोग पहले तो मंदिर के खिलाफ बोलते थे, अब जब मंदिर बन रहा है तो आपने 5100 का चंदा भी नहीं दिया। क्या अखिलेश यादव या आपकी पार्टी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए कोई चंदा दिया है, हाँ या ना? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब हिसाब मांग रही है। जो इन्होंने 4.5 साल पहले अपने झूठे पत्र में लिखा था, जो संकल्प पत्र था, झूठा पत्र। अरे सर, मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। आप अलग ही गाड़ी चलाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आपने राम मंदिर बनाने के लिए 5100 का चंदा पार्टी से या अखिलेश जी ने दिया या नहीं? आप पर आरोप लगा है, दिया या नहीं, हाँ या ना? बताइए ना डॉक्टर साहब, कभी कभी सवाल का जवाब भी दिया करिए, मोनोलॉग मत बोला करिए। सर अब आप बोल लीजिए। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि मंदिर जो बन रहा है वो इनके देन से नहीं बन रहा है, मंदिर कोर्ट का निर्देश है, और अगर बन रहा है तो सब स्वागत करते हैं। आप एक बात समझिए, इसमें मंदिर और मस्जिद का मसला नहीं है। मंदिर का और मस्जिद का मसला नहीं है। ये चंदा हम इनको पूछ के देंगे, हमें जो देना होगा हम अंदर से देंगे। चंदा जो है वो श्रद्धा होता है, उसको दिखावा तो नहीं किया जाता है। ये श्रद्धा थी कि नहीं आपके अंदर? डॉक्टर अजीज खान, मेरा सीधा सवाल है, ये श्रद्धा थी कि नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर, अखिलेश जी के अंदर? बताइए ना, जवाब दीजिए ना इसका। वही बता रहा हूं, हम लोग फोटो नहीं खिंचवाते चंदा देते वक्त, हम लोग पूजा पाठ करते हुए फोटो नहीं रिलीज करते हैं। हम पूजा पाठ मन से करते हैं, हम नमाज रोजा मन से करते हैं, हम दिखाते नहीं है, हम उसको वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते, हम धर्म कर्म का व्यापार नहीं करते। एक बात और जान लीजिए, तो मैं क्या मानूं, दिया है अखिलेश जी ने, चुपके से दिया है? समझिए ना, चुपके से दिया है अखिलेश जी ने, मान लो। लेकिन हम उसका फोटो नहीं खिंचवाएंगे। सुनिए दीपक जी, बात सुनिए, आप बात समझिए, एक बात जान लीजिए, ये जो चाणक्य आए हुए थे और चाणक्य ने नया फार्मूला निकाला है, अब प्रदेश की जनता को ये पसंद नहीं है। ये चाणक्य के सारे फार्मूले फेल होने जा रहे हैं। यही चाणक्य का नीति दिल्ली में लगाया था, आपके बंगाल में लगाया था, क्या हुआ? हत्र क्या हुआ? धर्म कर्म चल पाया? अरे यूपी में 3 बार आपको हराया, 2014, 2017, 2019। अपनी हार याद रखिए ना, दूसरों की कहाँ याद रखते हैं? अपराजिता जी, क्या कुछ नहीं हुआ, सब खराब है, किसी चीज पर काम नहीं हुआ, ये बोलने से अपोजिशन वोट पा पाएगा? सर 10 सेकंड मुझे दे दें, आप बात करने। सर आपने बहुत टाइम ले लिया, और दे दूंगा मैं आपको, बहुत वक्त है हमारे पास। चलिए ठीक है सर। मैं बोलूं जी? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखें और स्कोर बोर्ड देखें। बीजेपी ने किस तरह अपनी बढ़त हासिल की है। मुझे लगता है कि दूसरे लोग हम सबसे सीखें। हम मेहनत करते हैं, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा तक हम खुद को ले जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा और हमें नसीहत दी है। 2007 में हम 51 सीटों पर थे, 2012 में 47 सीट पर आ गए, नीचे आ गए, लेकिन उसके बाद हमने मेहनत की और हम 312 सीट पर गए और करीबन 40% हमारा वोट शेयर हुआ। और इंटरेस्टिंग है, मजेदार बात यह है कि उसी समय समाजवादी पार्टी 2012 में 224 सीटों पर और वो नीचे आके 47 सीट पर खड़ा हो गया। और कांग्रेस की बात और बीएसपी की बात तो हम नहीं करें तो बेहतर है, अगर 2012 की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए, लोगों का जन समर्थन कब मिलता है? तब मिलता है जब लोगों को राजनीतिक दल पर आस्था हो। और मुझे लगता है कि इस बार अमित शाह जी ने कहा है कि 300 पार। विनम्रता के साथ उन्होंने ये नहीं कहा 312 पार, उन्होंने कहा 300 पार। और हम 1,86,00,000 मेंबर्स हमारे हैं और हम मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि काम बोलता है। इट इज ऑल अबाउट गुड वर्क।
मैंने आपको एक्सप्रेसवे की या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कही, मैंने कुशीनगर के एयरपोर्ट की बात कही, मैं उज्ज्वला की बात कर दूं। देखिए, ये ऐसी सरकार है, केंद्र सरकार या फिर योगी जी की सरकार, हम अंत्योदय की बात करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था अंत्योदय, वो हमारा लक्ष्य है, वही हमारा मेरुदंड है, और उसी को आंख के सामने रखकर, दृष्टि में रखकर हम सारा काम करते हैं। 1,29,00,000 लोगों को उज्ज्वला गैस दिया गया, याद रखें, और उजाला में 2,62,00,000 एलईडी बल्ब वितरित किए गए। सौभाग्य योजना में 80 लाख घरों में बिजली पहुंचाई गई, कोई कम बड़ी बात नहीं है। और आयुष्मान भारत में 2 तरह के स्कीम है स्वास्थ्य के लिए। एक आयुष्मान भारत जो भारत सरकार का है, इसमें हमने 1,18,00,000 परिवारों को बीमा कवर दिया, और सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 42 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 2 करोड़ शौचालय बनाए गए। फहरिस्त बहुत लंबी है, समय कम है। मैं यहीं पर रुकता हूँ, लेकिन मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से, और सुरेंद्र जी, सवाल बड़ा मौजूद है। क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ए सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, बी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लड़ रही है, सी एक हंग पार्लियामेंट, एक हंग असेंबली के लिए लड़ रही है जिसमें जोड़ तोड़ की सरकार में वो शामिल हो जाए? आपका टारगेट क्या है, बताइए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में और पिछले 3 साल में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस गांव-गांव पांव-पांव गई है, नगर-नगर डगर-डगर गई है, हर मुद्दे पर, हर बात पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन आंदोलन से लेकर के सारे काम किए। कोरोना काल में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस समेत पूरी कांग्रेस ने किसानों की हमदर्द रही, मजदूरों की हमदर्द रही और आम आदमी की हमदर्द रही, इस ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 10 लाख कोरोना किट तक जो बांटने का काम किया। हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ सरकार बनाने के लिए जनता से गठबंधन किए हैं। आशीर्वाद और आकांक्षा है, हमारी अपेक्षा है, और चुनाव परिणाम आपको सुखद आश्चर्य में डालेंगे। दीपक जी, 2-3 बातें आपको मैं कह दूं, क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें मुझे अपराजिता जी, सुरेंद्र राजपूत जी बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। फिलहाल थोड़ा सा तो कह लेने दीजिए, जितना आपने अपराजिता जी को समय दिया उससे आधा ही दे दीजिए। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि राजनीति में वही लोग रहते हैं, बने रहते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। तो आशावादी हुए बिना आप राजनीति में नहीं रह सकते। तो इसलिए सुरेंद्र राजपूत जी के आशावाद को मैं समझ सकता हूँ। हर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह से सोचती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है, उसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। अगर उसका वोट प्रतिशत दहाई में आ जाए तो ये भी मेरी नजर में उपलब्धि होगी। प्रियंका जी के आने के बाद से 2019 में उन्होंने महामंत्री के रूप में प्रभार संभाला आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश का। कांग्रेस अपने घर की सीट अमेठी हार गई, राहुल गांधी वहां से हार गए। तो इसलिए कांग्रेस का अभी इस चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य दिखाई दे रहा है। ये चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी में बाइपोलर होगा। बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्तंभ के रूप में रहेगी, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी भूमिका उसकी भी मुझे नहीं दिखाई देती। ये सीधा सीधा चुनाव मतदान आते आते भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी हो जाएगा। और आज अगर आपने अमित शाह का भाषण जरूर सुना होगा तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि उन्होंने एजेंडा या चुनाव की टोन सेट कर दी कि ये भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई है उत्तर प्रदेश की 2022 की। और उसी के अनुसार भाजपा का आक्रमण आप देखिए समाजवादी पार्टी पर था। आज कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी का नाम भी नहीं लिया। तो इसलिए, और समाजवादी पार्टी को भी देखिए कि आप उसका हमला जो है, वो जो बात कर रही है सिर्फ भाजपा की कर रही है। जो अलायंस पिछली बार हुआ था कांग्रेस और सपा का, उसका क्या हश्र हुआ सबको पता है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो मेरा मानना है कि पिछले 25, 30, 40 सालों में बीजेपी के सामने जो सबसे कठिन चुनौती थी वो 2019 में थी, जब सपा, बसपा, आरएलडी ये 3 पार्टियां एक साथ हो गई। बिहार के उदाहरण को देकर कहा जाता था कि वैसा ही महागठबंधन बन गया है।
अब बीजेपी साफ हो जाएगी। और नतीजा क्या आया ये हम सबको मालूम है। तो इसलिए ये देखिए कि बीजेपी ने पिछले 7 साल में किया क्या है। बीजेपी ने एक एस्पिरेशनल वर्ग तैयार किया है मतदाता। बिल्कुल सही। जी हाँ, जो उम्मीद बताता हो, एस्पिरेशनल वर्ग जो उम्मीद बताता हो। सीधे चलता हूँ शिवानी सिंह, मेरे एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भाई, मैंने आपका हाथ देख लिया है, तुरंत आपके पास आऊंगा शिवानी के बाद। शिवानी बताइए, योगी जी के कामकाज से संतुष्ट हैं अभी तक आप? क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में आपको? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? संतुष्ट है। व्यक्तिगत विचार ये कि संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई है, सब कुछ बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए शिवानी जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक। काम के नाम पे सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की देखो कितनी बुरी हालत है। अभी कोरोना का जब सेकंड स्ट्रेन हुआ था, उसी में देख लीजिए, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, पेशेंट ऐसे मर रहे थे तड़प तड़प के, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल तो यूपी की जो पब्लिक है वो तो संतुष्ट नहीं है बीजेपी सरकार से, सीधा बात ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, आप संतुष्ट नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार से। सीधे मैं यहां से चलता हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। सुरेंद्र सिंह जी, आप कुछ जोड़ना चाहते थे, बताइए। उसके बाद मैं अजीज खान और फिर अपराजिता जी के पास जाऊंगा। जी 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 बिल्कुल, मेरी आधी बात रह गई थी। प्रदीप जी का विश्लेषण है, ये एक हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बड़े भाई की तरीके से। इनका निर्मम विश्लेषण भी हमें धनात्मक ऊर्जा देता है। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। विश्लेषण हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता में जब आप जाएंगे तो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं दीपक भाई। पहली चीज है महंगाई, जो पहले डायन थी, आज की डेट में वो विकास हो गई है या डार्लिंग हो गई है, मुझे नहीं पता। आप 110 रुपए का लीटर पेट्रोल खरीद के और 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद के और क्या नाम डीएपी की दुगना दाम दे करके, दवाइयों के दुगने दाम दे करके, खाद्य तेल के दुगने दाम दे करके अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा अमित शाह जी आ रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो वो डरी हुई भाजपा को सिर्फ और सिर्फ अपने छल से, प्रपंच से, कपट से और मायावीपन से अजेय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है महंगाई के फ्रंट पर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है बेरोजगारी के फ्रंट पर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के फ्रंट पर। भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट पर चुनाव हार चुकी है और उसी हारी हुई भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हौसला करने के लिए जो अमित शाह साहब आए हैं दीपक भाई, कुछ भी कर लें, लेकिन बधाई हो सुरेंद्र राजपूत जी, शपथ कब लेंगे? नहीं, हमें हारी गई तो बधाई ले लो आप। मैं आपको जी, अरे तो आपको भी मंत्री बनाएंगे ना दीपक भाई, क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं संतरी प्रमुख मंत्री रहोगे आप, सूचना प्रसारण। मैं संतरी ठीक हूं, आपने इतनी बार हरा दिया तो मुझे लगा पूछ लो शपथ कब हो रही है। वो नहीं जी जी, आप चिंता मत कीजिए, उनको भी हराएंगे और उनके साथियों को भी हराएंगे। ठीक है, मैं उनको भी हराएंगे और उनके साथियों को भी हराएंगे। डॉक्टर अजीज खान, फिर अपराजिता जी जवाब देंगे। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो आम लोगों के जबान पर है, उसी सवाल का जवाब अपराजिता जी से लेंगे। डॉक्टर अजीज खान, बताइए आपके लिए कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है यूपी चुनाव के अंदर? देखिए दीपक जी, इस बार मुद्दों का भरमार है। अभी अमित शाह जी ने कहा साहब कि जो वादा किया था योगी जी ने 90% काम पूरा कर दिया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, सिर्फ रंग बदलने को और नाम बदलने को अगर काम पूरा कहते हैं तो इसका मतलब काम पूरा हो गया। मैं संतुष्ट हूं पूरी तरह से। ठीक है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज, वो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। आज महंगाई, आप भी पीड़ित होंगे, आप भी, आपका परिवार है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या स्थिति है। आज आप समझिए पेट्रोल, डीजल, खाने पीने के सामान किस कदर बढ़ गए हैं, एक बात। दूसरा मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज जो युवा है ना, वो बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी को वोट दिया था और उसको उम्मीद थी कि सरकार आएगी और उसका काम करेगी और बेरोजगारी दूर करेगी। तीसरा जो अहम मुद्दा है किसान। आज किसान को देखिए, निहत्थे किसान को, उसको कुचला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, किसान का कहा था आय 2 गुना कर देंगे, साहब किसान को ही नष्ट किया जा रहा है। किसान जिस तरीके से पीड़ित है, आप देखिए ललितपुर में 4 किसानों की मौत हो गई। साहब खाद नहीं मिल रहा था, खाद के लाइन में लगते लगते 4 किसानों की मौत हो गई। सवाल इस बात का है, कानून व्यवस्था अगला मुद्दा है। कानून व्यवस्था, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनके गृह जनपद में
नाक के नीचे। आप बताइए हत्या होती है, वसूली के लिए हत्या चलिए, होती है। आपने 4 वसूली मुद्दे के लिए गिनाए, हत्या चारों होती है। बहुत मौजूद हैं। मैं इसी का जवाब अपराजिता जी से लेता हूं। अपराजिता जी बताइए, महंगाई 100 रुपए से ऊपर सैकड़ा पार कर लिया हो जब डीजल और पेट्रोल ने, क्या आपको डराता नहीं है? अभी एक बच्ची ने बोला, शिवानी सिंह ने, कि महंगाई बिल्कुल चरम पर है। क्या आपको यह मुद्दा डराता नहीं है कि आपकी जितने पॉजिटिव हैं सबको एक झटके में यह निगेटिव कर सकता है? देखिए, मैं कह दूं कि विकास एक प्रक्रिया है और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने में समय लगता है। उन 13 वर्षों की बात करें तब इन 5 वर्षों की आप बात करें, अभी तो 4.5 वर्ष ही हुए हैं। तो 4.5 वर्षों में योगी जी ने जिस तरह से काम किया है, मुझे लगता है भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने दिया है। और अधिकांश लोग, 22 करोड़ लोग हैं, अधिकांश लोग इस बात को समझते हैं, सराहते हैं और स्वीकार करते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस को ले लें, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देख लें, हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। हमारी स्थिति बड़ी खराब थी 2017 के पहले। सब बातें मान रहा हूं, मैं जैसा कि अमित शाह जी कर ने ही नहीं कहा, रहा आपने भी हूं। मैं तो दोहराया ये कह रहा हूं कि जो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल है, क्या ये आपको डरा नहीं रहा है? क्योंकि आम आदमी इसको लेके कंसर्न है, आम आदमी इसको लेके प्रभावित है, आम आदमी इसको लेके डरा हुआ है, जो आपका कोर वोटर है। पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ा है दीपक जी। 47,116 से बढ़कर 94,495 तो हुआ है। मैं नहीं कहती हूं कि महंगाई को कम नहीं करना चाहिए, ये देशव्यापी फेनोमिनन हो सकता है या विश्वव्यापी फेनोमिनन हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब महंगाई बढ़ती है किसी वस्तु की, तो मुझे लगता है जो अर्थशास्त्री है वो समझते हैं कि फैक्टर्स बहुत रहते हैं। तो लेकिन आप ये भी सोचें कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, लोगों की आर्थिक अवस्था में सुधार भी आ रहा है, तो क्रय करने की जो क्षमता है उसमें भी सुधार हो रहा है और हमें मानना पड़ेगा। आप रोड की, आप अवसंरचना की बात करें, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स, मैं आपको बता दूं 4,52,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दी गई इन 4.5 सालों में, और करीबन 14,935 किलोमीटर रोड हम लोगों ने तैयार किए हैं। तथ्य मेरे पास है, फहरिस्त बहुत लंबी है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड की मोहलत दें। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक किताब है, उन्होंने लिखा था, क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी स्थिति वही है। योगी सरकार जी की उपलब्धियों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं क्या बोलूं और क्या न बोलूं, समय दे। कोई बात नहीं, वो स्क्रीन पे सब चल रहा है, अपराजिता जी छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा जो मेजर कंसर्न है उसको मैं प्रदीप सिंह जी के पास ले जाता हूँ। प्रदीप सिंह जी, क्या पेट्रोल डीजल की 100 रुपए से ऊपर की कीमतों पर 110, 115 मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या बीजेपी को चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या बीजेपी के लिए चिंता का विषय नहीं है? अपार्ट फ्रॉम किसान पर मैं आऊंगा। देखिए, ये प्रदीप जी से सवाल है अपराजिता जी। विश्व के स्तर पर ये स्थिति है। जी बिल्कुल, बताइए प्रदीप जी, बोलिए। देखिए दीपक जी, महंगाई का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, हर सरकार के खिलाफ मुद्दों की कोई कमी नहीं। सरकार को उन मुद्दों से डर नहीं लगता। सरकार को डर तब लगता है जब उन मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाने वाला विपक्ष होता है। अगर विपक्ष इसको मुद्दा बना सके तो बीजेपी को नुकसान होगा, अगर विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पाएगा तो नहीं होगा। मुद्दे की कमी नहीं होती है। तो सवाल यह है कि इस महंगाई के मुद्दे पर 4.5 साल तक विपक्ष ने क्या किया। जब जनता ये सोचेगी कि ये महंगाई सरकार ने इतनी बढ़ा दी तो इस सरकार को हटाना चाहिए, तो सामने देखेगी कि विकल्प क्या है, क्या जो विकल्प है उसको ले आए तो वो उससे बेहतर परफॉर्म करेगा। इसका जवाब क्या आता है जनता के पास, इससे तय होता है। अगर उसको लगता है कि विकल्प बेहतर होगा तो सरकार जाती है, कोई भी सरकार हो, मैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा, और उसको लगता है कि नहीं विकल्प तो उससे भी खराब है, तो फिर वो कहलाता है प्रो इनकम्बेंसी। सरकार जो एक बार दो बार, क्या पश्चिम बंगाल में महंगाई नहीं है?
तीसरी बार लौट कर आई है ममता बनर्जी। क्यों आई है? क्योंकि वहां मतदाता को नहीं लगता कि कोई दूसरा विकल्प है जो ममता बनर्जी से बेहतर है। इसी तरह से किसी भी राज्य को ले लीजिए जहां एक बार से ज्यादा सरकार लौट कर आती है, तो उसके बारे में जनता की यही राय होती है कि ये जो सामने विकल्प है उससे बेहतर है, चाहे जितने खराब। उनके खिलाफ नाराजगी है, कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो सबको खुश कर दे। ठीक है, क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुना पाएगा? बड़ा सवाल उठाया प्रदीप जी, इसी पर आगे हम बात करेंगे। हमारे दर्शक भी जुड़ेंगे और मैं आपको ये बता दूं, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है जिसका अपना एक बड़ा जनाधार है, और चौथी तरफ कांग्रेस है, और फिर बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तब डिस्कस करेंगे किसान आंदोलन को कितना प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जो जल्द ही आने वाले हैं 2022 की शुरुआत में, और तलवारें खिंच गई हैं सभी राजनीतिक पार्टीज के बीच में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हर आदमी अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहा है। ऐसे में छोटी पार्टियां भी इधर उधर हाथ पांव मारकर नए गठबंधन की तलाश में हैं। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, अपराजिता सारंगी जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले पंकज त्यागी मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से। पंकज जी क्या बताएंगे, कैसी लगी आपको 4.5 साल की योगी सरकार? देखिए, योगी सरकार का कोई मुकाबला नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी और योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है, जैसा कि पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश पूरा संसार जानता है। और आप जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या योगी जी का कोई मुकाबला है, क्या मोदी जी का मुकाबला है। अगर कांग्रेस के बैठे हुए तो क्या वो मानते हैं कि योगी जी का मुकाबला करेंगी प्रियंका गांधी? क्या राहुल गांधी कर सकते हैं? खुल के बोले। अच्छा रुकिए पंकज जी रुकिए, आप ही की बात को हम सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता जी के पास पहुंचाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपसे सीधा सवाल है पंकज त्यागी जी का, हमारे एक दर्शक का, क्या कहेंगे? पंकज जी को भी दिखाइए। बिल्कुल सही कहा जी, पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा। कतई मुकाबला नहीं है योगी जी का और प्रियंका गांधी जी का, क्योंकि प्रियंका गांधी जी महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, 40% टिकट देने की बात करती हैं, किसान को उसकी धान का 2,500 क्विंटल देने की बात करती हैं, गेहूं का 2,500 क्विंटल देने की बात करती हैं, और जो है इंटर पास बच्चियों को वो स्मार्टफोन देने की बात करती हैं, और ग्रेजुएट बच्चियों को स्कूटी देने की बात करती हैं, 20 लाख नौकरियां पहले दिन देने की बात करती हैं। तो कहां मुकाबला होगा योगी जी का, जो पिछले 5 साल में मात्र 4 लाख वो भी झूठ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, जो कि कोर्ट में फंसी हुई हैं। कहां मुकाबला कर पाएंगे योगी जी, क्योंकि किसानों को उन्होंने सम्मान निधि के नाम पर पैसे तो केंद्र के दे दिए, लेकिन 22,000 रुपए एकड़ उनका वो बढ़ा दिया। कहां मुकाबला कर पाएंगे योगी जी, जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई आसमान पे कर दी? कहां मुकाबला कर पाएंगे? किसानों को कुचलने के लिए उनके गृह राज्य मंत्री टेनी थार की कार मार चढ़ा देते हैं। बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है साहब। प्रियंका गांधी जी कहीं आगे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ से। पंकज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम सहमत हैं इस बात से। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप बाहर निकलिए, रोड पे आइए, आपको हकीकत पता चलेगी। एक आम आदमी से पूछिए, जब से एक महिला आई थी सोनिया गांधी, उसने पूरा देश इटली को बेच दिया। ये नहीं, ये गलत तथ्य है पंकज जी। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बदतमीजी की बात मत कीजिए। आप प्लीज माफ ये बदतमीजी की बात मत करो पंकज। मैं हटा रहा हूं। सुरेंद्र जी आपके कहने से पहले ही मैंने उनको हटा दिया। मैं सीधे चलता हूं अपराजिता जी के पास। अपराजिता जी, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन आपके जीत का सबसे बड़ा रोड़ा है, अगर आप जीत की दिशा में अग्रसर होते हैं तो? क्योंकि गाजीपुर का बॉर्डर भरा हुआ है, वेस्टर्न यूपी के किसान, तमाम जाट कम्युनिटी के किसान भाई जो वहां पर बैठे हुए हैं, ये एक मुश्त बीजेपी के वोटर थे 2017 और 2019 में। ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन किसी भी तरह का रोड़ा है? यह अन्नदाताओं का आंदोलन नहीं है, ये तथाकथित चंद किसानों का आंदोलन है। मैं आप सबको बता दूं,
दूसरी बात मैं कह दूं कि जिस तरह मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम किया है, जो सच्चे किसान हैं वो इस बात को मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रशासनिक सेवा में थी। सबसे बड़ी बात होती है बजट। ये नीति और नीयत को परिलक्षित करता है। सरकार की नीति और नीयत 2014 में, मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर बजट की बात मैं कर रही हूं, 2014 से पहले 1,21,000 करोड़ कृषि बजट था। और इसके बाद 20-21 की बात मैं करूं, 21-22 में तो और भी बढ़ गया है। 20-21 में 2,11,000 करोड़ रुपए कृषि बजट हुए। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, आप 1 लाख करोड़ अवसंरचना की बात भी सुन ले, जो काम हो रहा है। अप्रैल मई में कोविड का दूसरा वेव आ गया, वरना बहुत तेजी से ये चलता। अभी कार्यान्वयन की शुरुआत हुई है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हम तैयारी कर रहे हैं और हर जगह इसकी स्थापना की जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स 22 करोड़ किसानों को दिए गए। और सबसे बड़ी बात जो मैं सुरेंद्र जी को ये कहना चाहूंगी, बार बार किसानों की तरफ, यूपीए की तरफ से और यूपी और कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से ये बात आई कि हमने 10 सालों में 60,000 करोड़ ऋण की माफी कर दी। बंधु, मैं आप सबको कहना चाहूं कि 3 सालों में 10 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ ट्रांसफर किए। कोई कम बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अजीज खान, क्या किसान आंदोलन बीजेपी की राह में रोड़ा है? आपके लिए आसानी, जल्दी से 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप सिंह जी क्लोज करेंगे। देखिए दीपक जी, रोड़ा तो है नहीं है वो तो अभी बाद में बताएंगे। पहले तो अभी अपराजिता जी कह रही थी साहब तमाम विकास हो गया। कृषि विकास दर 2014 में 5.1% था, आज विकास दर 2.1% रह गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि का कितना विकास हो गया। एक बात ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अजीज खान साहब वक्त नहीं है मेरे पास। सुरेंद्र राजपूत जी एक क्विक कमेंट 20 सेकंड का, फिर प्रदीप जी के पास चलूंगा। सर बिल्कुल, अपराजिता जी बड़ी अच्छी प्रशासनिक सेवा की अफसर रही, तो इनको सिर्फ एक शेर सुना देता हूं। कहते हैं कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। 22,000 रुपए पर एकड़ का आप दाम बढ़ा करके उसके खर्चे का अपराजिता जी, ठीक है। मैं सीधे प्रदीप सिंह जी के पास चलता हूं। प्रदीप सिंह जी, मुझे बताइए, क्या किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत करेगा आने वाले चुनाव में? क्विक कमेंट चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों तक सीमित है। दूसरी बात, किसान ऑर्गेनाइज्ड कोई संस्था नहीं है, वर्ग नहीं है। वो किसान के रूप में वोट नहीं करता है। वो या तो अपनी जाति के आधार पर वोट करता है, वर्ग के आधार पर वोट करता है, या धर्म के आधार पर वोट करता है। तो किसान कोई जो है इस तरह की एंटिटी नहीं है। वो जैसे ही घर लौट कर आएगा वो अलग अलग खानों में बट जाता है। वेस्टर्न यूपी में 14, 17, 19 तीनों चुनाव में बीजेपी को जाट वोट 40% से ज्यादा नहीं मिले थे। इस बार अगर उससे कुछ कम भी होते हैं तो बाकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी जो गोलबंदी है वो बीजेपी के इस नुकसान की भरपाई कर सकती है। चलिए देखेंगे तेल कितना और तेल की धार कितनी, जल्दी मालूम पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने है। बिगुल फूंक दिया गया है। हमने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था दर्शकों से, क्या योगी सरकार के अब तक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? देश की बहस के 99% दर्शकों का मानना है हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।